जय भीम साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज मैं बाबा साहेब का जो राजनीतिक सफर है उसकी जानकारी आपके समक्ष लेकर आया हूं। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बाबा साहेब का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, तो हम शुरुआत से आपको बताते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 1937 में आम चुनाव कराए गए। उस समय कांग्रेस के अलावा उदारवादी, मुस्लिम लीग और दूसरे दल चुनाव के लिए तैयारी। दलितों का कोई राजनीतिक दल नहीं था। ऐसी नाजुक स्थिति में 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने केवल मुंबई प्रांत में चुनाव लड़ा, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने में असमर्थ थी। 17 फरवरी 1937 को चुनाव हुए। कुल 15 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हुए। बाबा साहेब की पार्टी ने 13 स्थान आरक्षित व 2 सामान्य सीटों पर भी चुनाव जीता। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप 1937 में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इंडिपेंडेंट साथियों लेबर पार्टी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में विपक्षी दल के रूप में कार्य किया। आरंभ में डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित जातियों का ही संगठन बनाना चाहते थे, परंतु बाद में उन्होंने अनुभव किया कि सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए। इसलिए दलित शब्द के स्थान पर उन्होंने लेबर शब्द रखा, क्योंकि दलित में श्रमिक भी शामिल होता है। बाद के दिनों में दलितों की राजनीति में विस्तार हुआ, लेकिन विकास के स्थान पर उसमें बिखराव अधिक आया। 1942 में पुरानी लेबर पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल दिया। 1946 में आम चुनाव हुए, लेकिन फेडरेशन को एक भी सीट नहीं मिल पाई। कांग्रेस ही आरक्षित सीटों और सामान्य सीटों पर विजयी हुई। यह संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था का ही परिणाम था। बाद में बंगाल सभा से जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में उन्हें मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के लिए चुनवा लिया गया। श्रमिकों के अधिकारों की नींव रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन के हर क्षेत्र का विचार किया। स्वतंत्रता पूर्व वायसराय ने 7 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त कर श्रम विभाग सौंपा। सन 1942 से 1946 तक ऐसे त्रिपक्षीय परिषदों का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों के सुख सुविधाओं एवं हितों से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चाएं की गई। इन वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों, कामगारों के संदर्भ में 24 कानून सम्मत किए। मजदूर संगठनों को सरकार की मंजूरी मिलनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर को लगता था। डॉक्टर अंबेडकर ने एक सरकारी विधेयक तैयार किया और वह बिल 1946 में संसद में रखा गया। आज मजदूरों के 14 से घटाकर 8 घंटे काम करने, श्रमजीवी महिलाओं को प्रसूति के दौरान अवकाश, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का कार्यान्वयन, शक्तिशाली ट्रेड यूनियन हड़ताल का अधिकार, वेतन बढ़ोतरी, भत्ते, बोनस आदि सुविधाएं डॉक्टर अंबेडकर के श्रम मंत्री के कार्यकाल में ही स्वीकृत हुई थी। अगस्त 1947 में स्वाधीन भारत के जिस मंत्रिमंडल की घोषणा की गई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी सम्मिलित था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे प्रथम दलित थे जो मंत्री बने। डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा किस वजह से दिया था, देखिए। 27 दिसंबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र के पीछे यूं तो बहुत से कारण थे, लेकिन उनमें से मुख्य कारण निम्न थे। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा महसूस हुआ कि अछूत जातियों के हितों की बराबर उपेक्षा की जा रही है। उन्हें इस बात के लिए बेहद अफसोस था कि संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए किसी संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विदेश नीति में अनेक त्रुटियों का होना, नेहरू जी का विभिन्न मामलों, कार्य योजनाओं पर आश्वासन देने के बाद उन्हें भुला देना, और अहमता और एक अहम कारण और था, इसका नाम था हिंदू कोड बिल। तो साथियों, इन्हीं वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था, संसद से इस्तीफा दे दिया था। तो साथियों, ये थी जानकारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।